हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिवम सुखीजा क्लासेस में। इस वीडियो लेक्चर में हम कवर अप करेंगे गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी यूनिट को। बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स की पूरी यूनिट है। तो आओ शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। भाई साहब उसने बोलना है गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है। क्या दिखा रहा है? मैंने बोला एस्टिमेटेड रिसिप्ट दिखा रहा है और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर दिखा रहा है। मैंने कहा ये एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर किसके हैं? वो बोला गवर्नमेंट के हैं। मैंने कहा कितने साल के हैं? वो बोला एक फाइनेंशियल ईयर के हैं। ये यहाँ पे फिस्कल ईयर लिखा है। फिस्कल ईयर क्या होता है यार? 1 अप्रैल से जो ईयर शुरू होता है और नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च को खत्म हो जाता है, उसको फिस्कल ईयर बोलते हैं। अब जरा ध्यान से सुनो। बजट केवल दो ही चीज को शो करेगा, ध्यान से सुन लो, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। अब एक चीज और ध्यान से सुन लो, जो रिसिप्ट जो एक्सपेंडिचर बजट में होंगे वो प्लान्ड नेचर के होंगे, एस्टिमेटेड नेचर के होंगे, वो एक्चुअल नेचर के नहीं होंगे। जितने भी फिगर्स बजट में होंगे वो एस्टिमेटेड होंगे, एक्चुअल नहीं होंगे। ये बात पता होनी चाहिए। अब सुनो फिर ध्यान से। गवर्नमेंट बजट ये बताता है कि आने वाले फिस्कल ईयर में, आने वाले साल में सरकार कितना कमा लेगी और जितना सरकार के पास आएगा उसको सरकार कहां कहां खर्च करेगी। इसका पूरा ब्यौरा जो आपको देता हो उसको गवर्नमेंट बजट कहते हैं। आई रिपीट माई थॉट अगेन, ध्यान से देखिए। गवर्नमेंट बजट यह कहता है कि मैं एक ऐसा स्टेटमेंट हूं, एक ऐसा चिट्ठा हूं जो यह बता रहा हूं कि आने वाले साल में सरकार कितना कमाएगी, टैक्स से या नॉन टैक्स इनकम से सरकार के पास कितना पैसा आ जाएगा, और जब पैसा सरकार के पास आएगा तो सरकार उसको कहां कहां खर्च कर देगी। इसके बारे में जो हमें पूरी डिटेल देता हो, ब्यौरा देता हो, उसको हम गवर्नमेंट बजट कहेंगे। अब आओ जरा फीचर्स पे देखते हैं कि गवर्नमेंट बजट क्या कहते हैं। बस ये बात याद रखना, बजट क्या चीज दिखाता है भाई? दो आइटम दिखाते हैं, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। एक्चुअल होते हैं? नहीं, एस्टिमेटेड होते हैं। अब फीचर्स देख लो। रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर जो बजट में दिखाए जा रहे हैं, लो भाई पहला फीचर तो यही आ गया, बात बताने की नहीं है, अब आप वो समझ चुके होंगे। एक्चुअल नहीं है, एस्टिमेटेड होते हैं, हो गया। बजट जो प्रिपेयर करा जाता है वो गवर्नमेंट के द्वारा हर लेवल पे। अच्छा, कितने तरीके की गवर्नमेंट हो सकती है? 3। सेंट्रल लेवल पे भी गवर्नमेंट होती हैं, स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट होती हैं, लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट होती हैं। तीनों ही लेवल पे, जितने भी लेवल पे गवर्नमेंट हैं, सब ही बजट बनाते हैं। तो बजट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑल द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स, सेंट्रल हो, स्टेट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, सब बजट बनाते हैं। बजट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिपेयर करा जाता है उसको हम यूनियन बजट कहते हैं। थर्ड पॉइंट, और इसी को ही हमें पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। यूनियन बजट के बारे में ही हमें पढ़ना है, यानी कि जो बजट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है जिसको आप यूनियन बजट कहते हो, इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। तो होप सो आपको ये पेज क्लियर हो गया होगा कि इसमें मैंने क्या क्या आपको बताया। अब देखो, एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कहां से हो रहे थे? अच्छा ये, अरे बजट में। किसके? गवर्नमेंट के। वो कहते हैं कि प्लान्ड होते हैं। क्या, किस हिसाब से प्लान्ड होते हैं? अरे भाई, हर सरकार के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो जैसे भी सरकार के ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसी हिसाब से ये प्लान्ड होंगे। उसके बाद प्रेसिडेंट हमारे जिस दिन डायरेक्ट करते हैं उसी दिन बजट प्रेजेंट करा जाता है। कहां पर? पार्लियामेंट में। यानी कि बजट पेश करने से पहले प्रेसिडेंट जी की हमें अप्रूवल लेनी पड़ती है, डायरेक्ट लेनी पड़ती है, उनकी अनुमति लेनी पड़ती है। फिर जिस दिन वो बोलते हैं उस दिन हम बजट को प्रेजेंट कर देते हैं। यह पता होना चाहिए, पार्लियामेंट में। अच्छा, कौन प्रेजेंट करता है, किसको चुनते हैं हम? वो बोलता है जी फाइनेंस मिनिस्टर हमारे बजट को प्रेजेंट करते हैं। कहां पर? पार्लियामेंट में। अब आगे लिखा है व्हेन, कब? ऑन फर्स्ट डे ऑफ फेब्रवरी। हर साल फरवरी के फर्स्ट दिन, फर्स्ट डे ऑफ फेब्रवरी, हर साल बजट को क्या करा जाता है? फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पार्लियामेंट में प्रेजेंट करा जाता है। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर ही बजट स्पीच को रीड आउट करते हैं। वो बोला कहां पर? लोकसभा में, पार्लियामेंट में। अब आप जरा ध्यान से देखिए, जैसे ही बजट प्रेजेंट हो जाता है, कहां पर? लोकसभा में, फिर इसकी जो कॉपी है ना,
यूनियन बजट भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, इसकी कॉपी फिर राज्यसभा में भी भेज दी जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। बजट जो है पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव्ड करा जाना चाहिए। भाई देखो, बजट में सरकार ने पॉलिसीज वगैरह या कुछ भी सरकार जो आगे काम करने वाली है वो लिखे हुए होते हैं, है ना। लेकिन उन्हें सरकार इफेक्ट में तभी ला सकती है जब तक पार्लियामेंट की उससे अप्रूवल ना मिल जाए। तो बजट जो है पार्लियामेंट के द्वारा जरूर अप्रूव हो जाना चाहिए अगर सरकार कोई भी कार्य करना चाहती है। जो बजट में लिखा हुआ है बिना अप्रूवल के वो कार्य फिर लागू नहीं होगा। होप सो इतना क्लियर हो गया होगा। और देखो भाई, बजट जो है वो हमें गवर्नमेंट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में भी बताता है कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने कैसा परफॉर्म करा है, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है। और तो और बजट हमें यह भी बताता है कि आने वाले साल में सरकार कौन कौन सी पॉलिसीज को चलाएगी, इसके बारे में भी बजट हमें बता देता है। तो होप सो गवर्नमेंट बजट के बारे में जो भी इंट्रोडक्शन था भाई लोग मैंने आपको दे दिया। अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, इसको डिटेल में करो भाई साहब, ये तो जरूर आता है, सदाबहार क्वेश्चन है, कभी भी इसको देने से सीबीएसई ज्यादा तौर पे नहीं चूकता है। तो इसलिए इसको तो कर ही लेना चाहिए, जैसे सेंट्रल बैंक के फंक्शंस भी हो गए, ये सारी चीज। तो आओ शुरू करते हैं। पहली बात तो देखो, बजट है, बजट में सरकार के पास दो ही चीज है मेनली, या तो टैक्सेस या फिर एक्सपेंडिचर। तो सरकार के पास जो पॉलिसी होती है ना वो फिस्कल पॉलिसी होती है। अब सरकार या तो टैक्स में बढ़ोतरी या घटोतरी करेगी, या फिर सब्सिडी देगी, या फिर खर्चा करेगी या खर्चे पे लगाम लगाएगी। तो तीन चीजों के जरिए यहां पर मेनली लिखा हुआ है, टैक्स के जरिए, सब्सिडी के जरिए या पब्लिक एक्सपेंडिचर के जरिए सरकार अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूर्ण करती हैं। तो पहला गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव यहां पे रख दिया, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि सरकार अपने बजट के जरिए रिसोर्सेज को रीएलोकेट करती हैं। अब पहली बात ये क्या है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है, यहां देखो जरा क्या लिखा हुआ है, इट इज द गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी कि रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसमें हम रिसोर्सेज को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। अरे कैसे रिसोर्सेज यार, अरे जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, मनी, ये सारे रिसोर्सेज हैं। तो गवर्नमेंट की एक ऐसी पॉलिसी जिसमें हम ये सारे रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, मनी वगैरह ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन प्लेस, यानी कि ऐसे प्लेस से जहां पे उनकी कम जरूरत है, और उस प्लेस पे टू अनदर प्लेस, यानी कि उस प्लेस पे जहां पर उनकी ज्यादा जरूरत है। तो जब सरकार के द्वारा ऐसी पॉलिसी बनाई जाती हैं जिसमें उसके रिसोर्स जो हैं एक लो प्रायोरिटी एरिया से सोशली इंपॉर्टेंट एरियाज पर शिफ्ट कर दिए जाते हैं, ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जब रिसोर्स को शिफ्ट करने के लिए ऐसी पॉलिसी बनाई जाती है, ट्रांसफर करने के लिए ऐसी पॉलिसी बनाई जाती हैं, तो उसको रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स कहते हैं सॉरी। अब सरकार कह रही कि भाई मेरे पास तो तीन ही पॉइंट हैं, टैक्स, सब्सिडी, पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसके जरिए मैं रिसोर्सेज को लो प्रायोरिटी एरिया से सोशली वेलफेयर वाले एरिया में, इंपॉर्टेंट एरिया में ट्रांसफर कर सकती हूं। तो सबसे पहले टैक्स के जरिए सरकार क्या करेगी, कैसे रीएलोकेट करेगी रिसोर्स को, तो देखो जरा, सरकार कहती है मैं ना हाई टैक्स लगा देती हूं, किस पे, लग्जरियस गुड्स पे और हार्मफुल गुड्स पे। ठीक है, इन वाले गुड्स पे, लग्जरियस गुड्स जैसे एसी वगैरह, हार्मफुल गुड्स जैसे लिकर, सिगरेट्स, इन पे हाई टैक्स लगा देती हूं, और लो टैक्स लगा देती हूं असेंशियल गुड्स पे जैसे कि फूड आइटम्स वगैरह, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे देखो क्या होगा फिर, इससे जो रिसोर्सेज हैं, क्योंकि सरकार के पास आमदनी बढ़िया हो जाएगी ना, इनकम आ जाएगी, जब सरकार हाई टैक्स लगा देगी लग्जरियस गुड्स पे, और वो कौन से गुड्स थे, लीकर वगैरह, सिगरेट गुड, हार्मफुल गुड्स पे, तो वहां से जो आई इनकम है सरकार उससे क्या करेगी, रीएलोकेट रिसोर्स कर देगी सोशल वेलफेयर के लिए, आमदनी बढ़ाएगी, और फिर जो वो आमदनी सरकार के पास आएगी उससे फिर सरकार उसे ऐसे भी कर सकती हैं, पुअर वगैरह के ऊपर भी खर्च कर सकती हैं। तो सरकार क्या करती हैं, रिसोर्सेज को रीएलोकेट कर देती हैं, यानी कि एक तरफ से बढ़ा दिया
और दूसरी तरफ जहां से बढ़ा हुआ वो मिला उसे फिर दूसरी तरफ पटका दिया ताकि रिसोर्स अच्छे से रीअलोकेट हो जाए। अब सब्सिडी के जरिए क्या करेगी सरकार, ध्यान से देखो। अरे यार, गवर्नमेंट ना सब्सिडी प्रोवाइड करती है कौन से गुड्स पे, एसेंशियल गुड्स पे, जैसे कि चीप फूड ग्रेन्स फॉर द पुअर। इससे क्या होगा, वो ये कहता है फार्मर को भी वो सब्सिडीज देते हैं, कंसेशंस वगैरह देते हैं, जैसे उन्हें लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी दे दिया या फिर फर्टिलाइजर्स दे दिए अच्छे से लो रेट पे, और बीज वगैरह भी सस्ते रेट पर ही दे दिए। इससे क्या होगा, अरे यार इससे यही तो होगा, बजट से क्या हुआ, रिसोर्स ट्रांसफर हो गए रिच सेक्शन से पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में। उसके बाद एक्सपेंडिचर के जरिए सरकार क्या करेगी, वो कह रहा है यार देख लो जरा ध्यान से, गवर्नमेंट ना अपनी स्पेंडिंग, अपना खर्चा बढ़ा देगी एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इससे क्या होगा, जहां पर प्राइवेट सेक्टर ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि ये वही एरियाज होते हैं एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे प्राइवेट सेक्टर सोचता है कि भाई साहब यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो बहुत कम है, तो स्पेंडिंग करके गवर्नमेंट क्या करती है, इन एरिया पे स्पेंड करके गवर्नमेंट बजट में से खर्चा इन पे बढ़ा के रिसोर्सिस को रीअलोकेट करती हैं। तो होप्सो रिसोर्सिस को रीअलोकेट कैसे करा जाता है आपको पता चल गया होगा। टैक्स ज्यादा लगाए कि कौन से गुड्स पे, हार्मफुल गुड्स पे, और एक और थे लग्जरियस गुड्स पे। फिर वहां से जो इनकम आएगी उसे पुअर वगैरह पीपल्स के ऊपर भी खर्च कर सकती हैं, सोशली वेलफेयर एरियाज पर खर्च कर सकती हैं। ये हो गया। उसके बाद और क्या था, सब्सिडी। सब्सिडी देती हैं फार्मर को भी, सब्सिडी देती हैं पुअर लोगों को भी, जैसे चीप फूड ग्रेन दे दिया फार्मर को, लो इलेक्ट्रिसिटी दे दी लो कॉस्ट पर, और सीड्स फर्टिलाइजर्स लो कॉस्ट पर दे दिए। तो इससे रिचर सेक्शन से पुअर सेक्शन हमारा जो है रिसोर्स रीअलोकेट हो सकता है। और पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। कहां पे पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और हमने कहां पर बढ़ाया था, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, क्योंकि ये वो एरियाज होते हैं जहां पे प्राइवेट सेक्टर ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते। तो एक बजट का ऑब्जेक्टिव आपने पढ़ लिया, दैट इज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जरा ध्यान से देखो, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। इनइक्वालिटी इनकम का मतलब क्या है, ध्यान से देखो। अरे यार, सोसाइटी में कुछ बंदों की तो इनकम ज्यादा होती है, और जबकि कुछ बंदों की इनकम बहुत ज्यादा लो होती है, सॉरी। तो ये जो गैप होता है, इनकम का गैप रिच और पुअर के बीच में, अगर ये बढ़ता चला जाता है तो इसको हम इनइक्वालिटी इन इनकम मानते हैं। तो ये भी सरकार का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि इस इनइक्वालिटी के गैप को रिड्यूस करा जाए। तो अब वही बात आ जाती है कि सरकार कैसे इस गैप को रिड्यूस करेगी। भाई साहब, तीन ही तो बात है, टैक्स, सब्सिडी और पब्लिक एक्सपेंडिचर। सबसे पहले सरकार कहती है हम तो प्रोग्रेसिव टैक्स अपनाएंगे, इस पॉलिसी को अपनाएंगे। इसका मतलब यह है जिन बंदों की इनकम ज्यादा है, उन बंदों की इनकम ज्यादा होने पे उन पे ज्यादा टैक्स लगेगा। इससे क्या होगा, सरकार की आमदनी बढ़ जाएगी, और फिर इस आमदनी को सरकार पुअर पीपल के ऊपर खर्च कर देगी। होप सो इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो सब्सिडी। अब वो ये कहता है गवर्नमेंट बजट के जरिए सरकार क्या करेगी, एसेंशियल गुड्स पुअर को लो प्राइसेस पे देगी। जैसे राशन की दुकान वगैरह तो सुनी होगी ना आपने, तो वहां पर अनाज मिलता है पुअर पीपल्स को, तो पीडीएस कहते हैं उसको, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। चीप फूड ग्रेन्स फैसिलिटी देगी, पीडीएस के जरिए इसको सोसाइटी में बांट देगी। फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी लो कॉस्ट पे फार्मर्स को दे देगी। फ्री कंसेशन, स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को दे देगी। इससे क्या होगा, जो पुअर पीपल का एक्सपेंसेस है ना, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उनकी जो रियल इनकम है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वो भी इस तरीके की फैसिलिटीज फिर अफोर्ड कर पाएंगे। तो अगर सरकार सब्सिडी दे तभी तो वो इस तरीके की फैसिलिटीज अफोर्ड कर पाएंगे ना। तो इसलिए सब्सिडी के जरिए भी हम इस इनकम के गैप को, इनइक्वालिटी को कम कर सकते हैं। लास्ट एक्सपेंडिचर आएगा। अब जरा ध्यान से देखो, एक्सपेंडिचर से क्या करेगी सरकार। वो कह रहा है गवर्नमेंट बजट के जरिए ना अब सरकार क्या करेगी, मनी स्पेंड करेगी। कहां पर, सोशल सेक्टर पर, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, एमजी नरेगा जैसी स्कीम्स, पेंशन, स्कॉलरशिप, ऐसी चीजों पे खर्चा करेगी। ऐसी फैसिलिटीज सोसाइटी में प्रोवाइड करेगी, खर्चा करेगी इनके ऊपर। ये इससे क्या होगा, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पुअर पीपल तक पहुंच पाएंगे।
है ना, नो कॉस्ट पे। इससे रिजल्ट ये होगा कि सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी। जब सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाएगी तो फिर ये जो इनइक्वालिटी का गैप है ये कम हो जाएगा। तो होप सो ये भी क्लियर हुआ होगा कि रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम क्या बोल रहा है, यानी कि रिच और पुअर के बीच की जो इनकम है ये किसी की तो ज्यादा है, किसी की कम है, तो ये जो गैप वाइड हो रहा है इसको कम करना भी सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और कैसे टैक्स के जरिए सब्सिडी प्रोवाइड करके पब्लिक एक्सपेंडिचर करके सरकार इसको कम करती है, ये आपने देख लिया है। आओ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं। अब थर्ड पॉइंट देखिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखो भाई, इकोनॉमी ना स्मूथली चलती रहनी चाहिए, ना तो ज्यादा महंगाई हो, ना ही अनएम्प्लॉयमेंट की ज्यादा समस्या हो, ना ही इकोनॉमी में ज्यादा मंदी चल रही हो, है ना। जब इकोनॉमी स्मूथली चले बिना किसी मेजर अप और डाउन के, इसी को हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहते हैं। अब वो ये कहता है बजट के जरिए सरकार हमेशा ये चाहती है कि मैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करूं, मैं अनएम्प्लॉयमेंट को और इकोनॉमी में मंदी को कंट्रोल करूं। तो वो कह रहा है इन्फ्लेशन के समय पे क्या होता है, ध्यान से देखो। इन्फ्लेशन के समय पे ना जो सरकार है वो देखो, यहां पे देखो आप, सरकार जो है टैक्स बढ़ा देगी, टैक्स बढ़ा देगी, खर्चे अपने कम कर देगी और सब्सिडीज पे लगाम रखेगी, लिमिट कस देगी। इससे क्या इफेक्ट होगा, जो बंदे हैं ना, पीपल्स हैं, पर्सन्स हैं, हम तुम लोग हैं, हमारे पास मनी जो है वो कम बचेगी स्पेंड करने के लिए, क्योंकि टैक्सेस वगैरह बढ़ा दिए, डिमांड जिसकी वजह से डिक्रीज हो जाएगी और जो प्राइसेस हैं वो स्टार्ट्स कमिंग डाउन, धीरे 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 फिर क्या होने शुरू हो जाएंगे, कम होने शुरू हो जाएंगे, इन्फ्लेशन की स्थिति कंट्रोल हो जाएगी। तो ये रिजल्ट इसका निकल के आएगा। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि इन्फ्लेशन के दौरान सरकार क्या करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कैसे एक बजट मदद करता है, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है। टैक्स बढ़ाने से बंदों के पास जो स्पेंड करने के लिए मनी होती है, मतलब जो उनकी डिस्पोजेबल इनकम होती हैं वो उनकी कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से डिमांड कम हो जाती है और धीरे धीरे इन्फ्लेशन कंट्रोल होने लगता है। आगे देखिए, और अनएम्प्लॉयमेंट और मंदी में क्या करती है सरकार, ध्यान से देखो। इसमें सरकार टैक्स को घटाएगी, टैक्स को घटाएगी और पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी और फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम भी स्टार्ट करेगी। इससे क्या होगा, बंदों की डिस्पोजेबल इनकम, परचेजिंग पावर बढ़ने लगेगी, वो डिमांड गुड्स और सर्विसेज की बढ़ाने लगेंगे, जिससे इकोनॉमी में भी फिर प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट की स्थिति राइज होने लगेगी। तो इकोनॉमिक रिकवरी विल टेक प्लेस, इसका रिजल्ट ये निकलेगा। आप रियल लाइफ एग्जांपल देख लो इसमें। इन्फ्लेशन के दौरान क्या होता है, गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देती हैं पेट्रोल और लग्जरीज गुड्स पे, और मंदी के दौरान क्या होता है, रिसेशन के टाइम पीरियड में क्या होता है, गवर्नमेंट जो है स्पेंडिंग इंक्रीज कर देती है, जैसे रोड, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, इन पे खर्चा करना शुरू कर देती हैं। इससे इकोनॉमी स्टेबल बनी रहती हैं। तो होप सो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव कैसे हैं और कैसे इकोनॉमी को स्टेबल बनाए रखने के लिए सरकार अपने बजट में से टैक्स, एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज वगैरह के जरिए इसको कंट्रोल में रखती हैं। फोर्थ देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज होना, यानी कि अगर आपके देश में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, नेशनल इनकम बढ़ रही है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ है। अब एक कंट्री में ज्यादा से ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस होंगे, ज्यादा लोग अर्न करेंगे, तभी तो इकोनॉमी ग्रो करेगी ना। तो बजट के थ्रू सरकार चाहती है कि एक तो देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, एक प्रोडक्शन की कैपेसिटी एक्सपेंड हो जाए और एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाए। अब ये करें तो करें कैसे, इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़े, प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसे बढ़े, लोगों की इनकम का लेवल कैसे बढ़े, एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़े। तो वो कह रहा तीन ही तो चीज हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्स और सब्सिडी। तो आओ देखते हैं जरा, पब्लिक एक्सपेंडिचर में सरकार क्या करेगी इसमें, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर का क्या रोल है बजट से। तो गवर्नमेंट जो है ना वो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, रोड, ब्रिजेस, रेलवेज, है ना, इन पे खर्चा करना शुरू कर देगी, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, पावर एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट, इन पे खर्चा करना शुरू कर देगी। इससे इफेक्ट क्या होगा, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एनकरेज होगी, है ना, लोग ठेका लेंगे कोई रोड बनाने का, कोई ब्रिजेस, डैम्स बनाने का।
इससे इकोनॉमी में प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट होगी, लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगी उन्हें तो इनकम भी बढ़ेगी। तो रिजल्ट ये होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ विल इंक्रीज। टैक्स के जरिए क्या होगा, यहां पे देखो, अब ना सरकार टैक्स कंसेशन देगी। जो लोग प्रोडक्शन करना चाहते हैं या प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको छूट वगैरह प्रदान करेगी टैक्स में, टैक्स रिलीफ देगी नई इंडस्ट्रीज को। जो कोई स्टार्टअप करना चाहता है, नया बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहता है, उसको टैक्स में रिलीफ देगी। इससे इफेक्ट क्या होगा, इससे ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंडस्ट्री ग्रो करेगी, रिजल्ट यही निकलेगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट होगी। सब्सिडीज, गवर्नमेंट जो है, जो ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर है उनको सपोर्ट करेगी, उनको भी कंसेशन देगी। जैसे एग्रीकल्चर को सब्सिडी दे दिया, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स होगी, या माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो होती हैं उनको इंसेंटिव्स दे दिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लगभग। तो इससे क्या होगा, इससे भी इकोनॉमिक ग्रोथ देश में होगी। इससे क्या होगा, जब सब्सिडीज मिलेगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो घट जाएगा और आउटपुट जो है वो बढ़ जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो कि सरकार का एक ऑब्जेक्टिव है। तो इसको कैसे अचीव करेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब पूरी की पूरी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो। कंट्री जैसे कि आपकी इंडिया है, अनएम्प्लॉयमेंट यहां पर एक बिग प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट को बजट इस तरीके से बनाना होता है कि वो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे। अब गवर्नमेंट का बजट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कराने में कैसे मदद करेगा, सरकार कह रही है आओ मैं बताती हूं, मैं खर्चा बढ़ाऊंगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दूंगी। जब मैं रोड, रेलवे, मेट्रो प्रोजेक्ट, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इन पे खर्चा करती हूं तो बंदों को, बड़े सारे बंदों को काम मिलता है, वर्कर्स को, इंजीनियर्स को, टीचर्स को, डॉक्टर्स को, ऑफिस स्टाफ को, बड़े सारे बंदों को काम मिलता है। एग्जाम्पल देख लो, अगर गवर्नमेंट ने एक हाईवे प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है तो वर्कर को जॉब्स मिलेगी, सीमेंट और स्टील फैक्ट्रीज, इनको भी ज्यादा वर्क मिलेगा, तो एम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ जाएगी। सरकार ये भी कह रही है कि मैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को अगर सपोर्ट करूं तो गवर्नमेंट जो है इनको ना लोन देती हैं, लो इंटरेस्ट पे सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करती हैं, टैक्स रिलीफ्स देती हैं। तो इससे क्या होगा, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं वो भी मैदान में आएंगी, वो कहेंगी भाई हम भी भाई साहब ग्रो करना चाहती हैं। एग्जाम्पल देख लो, अगर एक स्मॉल गारमेंट फैक्ट्री है, उसको सस्ते रेट पे, इंटरेस्ट पे लोन अगर मिल रहा है तो वो ज्यादा टेलर्स को हायर करेगी और मशीन ऑपरेटर्स को हायर करेगी। तो देखो टेलर को भी अब क्या हो गया, काम मिलना शुरू हो गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को भी प्रमोट करती हैं बजट के थ्रू, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है। गवर्नमेंट क्या करती है, तरह तरह की स्कीम्स लाती हैं, जैसे पीएम मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया। इन स्किल्स वगैरह को, स्कीम्स को लॉन्च करके सरकार जो है इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती हैं। जैसे एक बंदे ने मुद्रा लोन लिया और एक शॉप ओपन कर ली, अब वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया और साथ ही साथ वो क्रिएटर भी बन गया, अपने नीचे भी दूसरों को काम दे पा रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पा रहा है। तो एक मुद्रा लोन स्कीम योजना लॉन्च करने से एक बंदे को तो काम मिला ही, साथ में उसने 2-4 को और भी काम दे दिया। या फिर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पे भी सरकार क्या कर देती है, खर्च कर देती हैं, स्किल ट्रेनिंग पे, आईटीआई पे, डिजिटल स्किल्स पे। जैसे एक पर्सन ट्रेंड है इलेक्ट्रीशियन के तौर पर, और अगर वो ट्रेंड है इलेक्ट्रीशियन के तौर पे, अब उसे इजीली क्या मिल सकती हैं, जॉब वगैरह मिल सकती हैं। तो होप सो आपको क्लियर हुआ होगा कि गवर्नमेंट बजट क्या है और गवर्नमेंट बजट के क्या ऑब्जेक्टिव हैं। ये मैंने आपको पढ़ाने की यहाँ पर एक एफर्ट लगाया, तो होप सो आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या है गवर्नमेंट बजट और उसके ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस वगैरह लेकर के आता रहूं तो आप प्लीज़ कमेंट भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।